नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन है उसका चर्चा करेंगे, क्योंकि प्यारे स्टूडेंट्स अभी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म आ गए हैं। जेएसएससी हैं, बीपीएससी हैं और यूपीएससी का फॉर्म भरा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यूपीएससी चाहे सिविल सेवा के लिए एनसीईआरटी जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी को आधार बनाकर तैयारी करनी चाहिए। तो उसी बेस्ड आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ताकि आपके सेमेस्टर की परीक्षा में भी आपको बहुत ही काम करेंगे। पहला प्रश्न है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ए में संस्कृत है, बी में तमिल है, सी में तेलुगु है, डी में कन्नड़ है। तो आपका उत्तर जो होगा वो तमिल होगा, क्योंकि संगम साहित्य की जो रचना हुई थी ना, वो तमिल भाषा में हुई थी। आप जानते हैं कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को तमिल संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता था। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, देखिए यूपीएससी इसी टाइप का प्रश्न पूछते हैं। ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन है कि भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्के तथा हाथी दांत का आयात होता था। दूसरा है हिमालय की जड़ी बूटियों, कॉर्लियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। अब क्या है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट अभी था। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा स्टेटमेंट जो है कि हिमालय की जड़ी बूटियों, कॉर्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बेरिगाजा पतन का विवरण दिया गया है। बेरिगाजा भरूच का यूनानी नाम है। यहाँ से आयातित वस्तुओं में हाथी दांत शामिल नहीं है, लेकिन आपको जो ऑप्शन में दिया था वो हाथी दांत था, इसलिए यह स्टेटमेंट सही नहीं है। हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता, न कि वहां से मंगाया जाता था, इसलिए यह स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी यहाँ से आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महंगे कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार जो है सो लाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है याहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। दूसरा है विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें भी आपका जो है ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। सबसे पुराने सिक्के याहत सिक्के थे, बिल्कुल सही है, जो लगभग 500 वर्ष चलन में रहे। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को याहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा गया। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा था? टीन के बने थे, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि ये दूसरा स्टेटमेंट था कि विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था, ये सही है। लिखा जाता है कि संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी चलन में था। चलिए, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन, ये देखिए आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? तो इसमें ऑप्शन था पाटलिपुत्र, बी है मथुरा, सी है अमरावती, डी है कंधार। तो प्यारे स्टूडेंट, इसमें उत्तर होगा मथुरा। मथुरा इज राइट आंसर। लगभग 2000 वर्ष पूर्व
मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ध्यान दीजिएगा, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। अभी भी आप जो है सो मथुरा जाइएगा घूमने के लिए, वो कृष्ण जन्मभूमि है, ठीक है। क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो प्रमुख मार्गों पर, क्योंकि यह जो है ना मथुरा यातायात और व्यापार के दो प्रमुख मार्गों पर स्थित था। इनमें से एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसमें ये जान लीजिए कि लगभग 200 वर्ष पूर्व मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यह बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यहाँ जो है बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था, आज भी कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न का चर्चा करते हैं। अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में कहाँ स्थित था? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में कहाँ स्थित थे? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। प्यारे स्टूडेंट्स, इसका उत्तर होगा पुडुचेरी। अरिकामेडु पुडुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा था। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन जो है वो पुडुचेरी में स्थित थे। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे है कि प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी है यूनानी, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है मलयालम। इसका उत्तर होगा ब्राह्मी, ठीक है ना। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मण अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा पोडुका। क्या नाम था इसका? उत्तर पोडुका। अरिकामेडु का रोमन नाम पोडुका था। याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, इस प्रकार क्वेश्चन आपको बीपीएससी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। अरिकामेडु, बेरिगाजा, मुसलिपट्टनम और मुजिरम सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पतन थे। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये थोड़ा सा आपका जानने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे प्यारे स्टूडेंट्स? ऑप्शन है सातवाहन, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है चोल, ऑप्शन डी है चेर। तो इसका उत्तर होगा सातवाहन। तीनों मुखियाओं चोल, चेर, पांडे के शासन काल के लगभग 200 वर्ष बाद 2100 वर्ष पूर्व पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव जो है बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है कि वहां अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। तो इसका उत्तर क्या होगा? सातवाहन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ऑप्शन नंबर डी चीन। प्यारे स्टूडेंट, इसका उत्तर होगा चीन। क्या होगा? चीन। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले
चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस तकनीक को हजारों साल तक इन्होंने दुनिया से छिपाए रखा। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर के जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी लाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग से नाम से प्रसिद्ध हो गया, सिल्क रूट जिसको बोलते हैं। तो जब भी कोई एग्जाम में आपको पूछा जाए कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आपको क्या बताना है प्यारे स्टूडेंट्स? आपको बताना है चीन में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट देखिए, एक आपका क्वेश्चन है कि कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क ने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। सी है, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। ऑप्शन नंबर डी है, कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें सी जो है सो गलत है। अश्वघोष जो है सो कनिष्क के दरबार में रहते थे, लेकिन ऑप्शन में बोल रहा है नहीं रहते थे। और हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो जब भी आप परीक्षा देने जाएं मित्रों, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है कि है बोल रहा है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है। तो कथन ए बी सी डी सही है, परंतु आपका सी गलत है। कुषाण ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, बिल्कुल एकदम सही है, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना जो है सो शुरू कर दिया था। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार, बुद्ध के जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी पार्श्व, ऑप्शन नंबर सी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसका उत्तर होगा अश्वघोष। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। एक कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे कनिष्क के दरबार में रहते थे। यानी पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विष्णु की 12 रूपी मूर्ति निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई है? विष्णु की 12 रूपी की मूर्ति, 12 भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान के 24 अवतार हैं, 12 है ना, सनकादिक, सनक है ना, कली, ये सब जो भगवान के रूप है। कृष्ण, तो देवऋषि नारद, ये सब चीज भगवान का नाम है। तो 12 जो है वो भी जो है सो भगवान विष्णु का रूप है। तो विष्णु की 12 रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है असम, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। प्यारे स्टूडेंट, इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। विष्णु की 12 रूपी की मूर्ति एरन एक जगह जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, से प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए, जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है प्यारे स्टूडेंट, इसलिए एरन जो जगह है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अब जब भी आपको परीक्षा में आए तो आपको उत्तर देना है मध्य प्रदेश। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम इसको एकदम अच्छे से सभी याद कर लीजिएगा। खासकर यदि सेमेस्टर की बात करें तो यूजी सेमेस्टर 2 के बच्चे, जो जी सेमेस्टर 2 के बच्चे बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है ना। और ये सेमेस्टर 1 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ यूपीएससी का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, बीपीएससी का परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए, यूजीसी नेट देने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिसेन निम्नलिखित में किसका दरबारी कवि था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कवि हरिसेन था।
ठीक है ना। इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, याद रखिएगा, रचनाकार जो है हरिसेन थे। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है प्यारे स्टूडेंट। इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन काल के बारे में जानकारी देता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है। इसमें लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसे जो है 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी कहा गया है। प्रशस्ति का क्या अर्थ होता है प्यारे स्टूडेंट। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा होता है। इसमें उसकी विजयों का वर्णन है। इसमें उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था। वह बीना भी बजाता था और उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए, ये जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। इसको सभी पीजी के बच्चे भी, यूजी के भी बच्चे जी, और जो भी यूपीएससी जेपीएससी का तैयारी करते हैं, इसको एक बार आप जरूर सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। प्यारे स्टूडेंट्स, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। ये सिक्के उसी शक पर विजय के सूचक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे मित्रों, भविष्य के सभी एसडीएम, डीएम और डीएसपी, आईपीएस, ठीक है ना, आप लोग भविष्य के होनहार हैं। आप लोग बस इसको पढ़ डालिए, देखिए, यहां से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कालिदास निम्नलिखित में किसके दरबार में थे प्यारे स्टूडेंट्स। तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि नवरत्न जो था ना, उन्हीं के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी उसी के दरबार में थे। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। उत्तर होगा हर्षवर्धन। इसने हर्षचरित्र की रचना की। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र लिखी, जिससे हर्ष के शासन काल और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 14 वर्ष पूर्व शासन किया था, 14 वर्ष पूर्व शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हर्ष के काल में भारत आया था। तो इसका उत्तर कौन होगा। इसका उत्तर होगा वैनसांग। वैनसांग कहाँ का यात्री था प्यारे स्टूडेंट। तो चीनी यात्री था, चीन का यात्री था, चीनी यात्री वैनसांग, जिसको वैन स्वांग भी बोलते हैं। हर्ष के काल में भारत आया था। वह काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा। उसने वहां जो कुछ देखा विस्तृत रूप से लिखने का प्रयास किया। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका। इसका उत्तर होगा पुलकेशियन द्वितीय। मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने प्रयास किया, तब चालुक्य नरेश जो थे, पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक लिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए सातवाहन, ऑप्शन नंबर बी चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी पल्लव, ऑप्शन नंबर डी चोल। तो इसका उत्तर होगा प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे मित्रों, भविष्य के सभी आईएएस आईपीएस और होनहार है ना, तो इसका उत्तर होगा पल्लव। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। ये तो पल्लव की थी कांचीपुरम, लेकिन चालुक्यों की राजधानी कहां थी। तो इसका उत्तर होगा ऐहोल। चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल थी, जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था,
धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। यह क्षेत्र रायचूर दोआब कहलाता था। क्या कहलाता था? रायचूर दोआब कहलाता था। पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बदामी स्थानांतरित किया गया। बदामी को वतापी के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाता है? वतापी के रूप में जाना जाता है। प्यारे स्टूडेंट, जो बीपीएससी 67 जिनका पीटी के एग्जाम 30 अप्रैल को है, उनके लिए यह वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा जो है सो आप मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें, क्योंकि मैं अब इस चैनल पर आपके लिए सिविल सेवा और बीपीएससी 67 के लिए बहुत सारा मटेरियल को मैं डालूंगा। इसीलिए सभी जो है सो लाइक कर लीजिएगा, है ना, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाए। रवि कृति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? आपने सुन लिया, हरिसेन थे समुद्रगुप्त के। तो रवि कृति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे मित्रों? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय के। रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में रवि कृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में पता चलता है। तो आप जानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था, ठीक है ना। और वही पुलकेशिन द्वितीय जिन्होंने हर्षवर्धन का जो नर्मदा वगैरह क्षेत्र में जो उसका प्रभाव था, ठीक है ना, दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, उसको रोकने का काम किया था पुलकेशिन द्वितीय। उसी के दरबारी कवि थे रवि कृति। चलिए ठीक है, आज यहीं फिर हम लोग आगे वीडियो अपलोड करेंगे। आगे का वीडियो में बहुत सारा मटेरियल में डालूंगा। थैंक यू। सभी लोग जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने रोल नंबर को जिस भी सेमेस्टर के हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में रखेंगे। साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच सभी को।